हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। जैसे कि आपको सबको पता है कि अपना जो हिंदी व्याकरण है उसका कौन सा टॉपिक चल रहा था, समास। ठीक है, समास अपन पढ़ रहे थे। समास की अगर बात की जाए तो समास में अपन ने पहला जो समास है अव्ययी भाव उसको पढ़ लिया है। उसके बाद में अपन ने दूसरा जो समास है वो स्टार्ट किया था, और वो कौन सा है अपना दूसरा समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, अब तत्पुरुष समास की बात की जाए तो तत्पुरुष समास के अपन ने कितने भेद माने थे, 3 उपभेद माने। ठीक है, 3 जो उपभेद हैं उनमें से अपन ने पहला जो उपभेद है इसका, वो पहला कौन सा है, विभक्ति तत्पुरुष समास। तो विभक्ति तत्पुरुष समास जो है उसको अपन ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। उसके बाद में इसका जो दूसरा भेद है, तो दूसरा भेद है इसका नंबर 2, यानी कि व है। तो अपन ने पढ़ लिया विभक्ति तत्पुरुष। उसके बाद में आएगा वे, और वे पे कौन सा है अपना कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की अपन बात कर रहे हैं। तो जो कर्मधारय समास है वो किसका उपभेद है, किसका उपभाग है, वो तत्पुरुष जो समास है उसका ही उपभेद माना जाता है, इसका ही उपभाग माना जाता है। ठीक है, अब इसकी जो विशेषताएं हैं, कुछ इसकी सामान्य जो जानकारी है तो उसमें क्या क्या है उन सबको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए इसमें नंबर 1, तो इसमें इस समास का एक पद विशेष तथा दूसरा पद विशेषण होता है। क्या होता है इसमें कि इस समास का जो एक पद है वो तो क्या होता है, विशेष, और दूसरा जो पद है, दूसरा पद क्या होता है, विशेषण। ठीक है, उसी प्रकार से इसकी जो दूसरी पहचान है, तो दूसरी पहचान क्या है कि इस समास का एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। भाई इसी में दो तरीके उदाहरण आएंगे अपने सामने। ठीक है, एक तो वो आएगा जिसमें कोई शब्द दे रखा है और उस शब्द की विशेषता, यानी कि उसमें क्या विशेषता है उसकी, तो उसकी विशेषता बतलाई जाएगी। ठीक है, और उसी प्रकार से दूसरा जो पद आएगा, दूसरा जो उदाहरण आएगा वो इस प्रकार का आएगा कि एक जो शब्द है उसको दूसरे की उपमा दे दी गई है। दूसरा जो शब्द है वो किसको बता दिया गया, पहले वाले को ही दूसरा शब्द बता दिया गया है। यानी कि दूसरे वाले की उपमा किसको दे दी गई है, पहले वाले को दूसरे वाले की उपमा दे दी गई है। यानी कि जो दूसरा वाला शब्द जैसा है
उसको पहले वाले पे आरोपित कर दिया गया है, पहले वाला जो है उसको दूसरे वाले के समान बता दिया गया है, मतलब उसके जैसा बिल्कुल सेम बता दिया गया उसके जैसा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या की जाएगी, यहाँ पर एक जो शब्द है उसकी दूसरे शब्द के माध्यम से उसकी विशेषता बतलाई जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें विशेष्य और विशेषण की। विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। नोट लगा के लिखो। पहले लिखो जिसकी विशेषता जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। और जिससे विशेषता जिससे विशेषता बतलाई जाए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है भाई। इसमें क्या होंगे, दो शब्द होंगे, ठीक है। एक शब्द तो वो होगा जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी, यानी कि कोई भी शब्द है उसकी विशेषता बतलाई जाएगी कि वो किस प्रकार का है, तो उसकी जो विशेषता बतलाई जाएगी वो किस में आएगा, विशेष्य में आएगा। और जिससे विशेषता बतलाई जाएगी, यानी कि राम अच्छा लड़का है, ठीक है, राम अच्छा लड़का है, अपन ने लिख दिया। तो राम की विशेषता बतलाई जा रही है कि राम कैसा है, अच्छा है। तो राम की विशेषता बतलाई जा रही है, तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशेष्य। राम क्या हो जाएगा, विशेष्य। जबकि जिससे विशेषता बतलाई जाए उसे विशेषण कहते हैं। अपन ने देखा कि राम अच्छा लड़का है, ठीक है, राम क्या हो गया यहाँ पे, विशेष हो गया। अब कैसा है वो, अच्छा लड़का है। तो अच्छा जो शब्द है वो क्या हो गई, उसकी विशेषता बतला रहा है। अच्छा जो है उस शब्द के माध्यम से राम की विशेषता का पता चल रहा है कि राम कैसा है। तो जो अच्छा है उसको अपन क्या कह देंगे, विशेषण, ठीक है। समझ में आया, चलो नोट करो इसको। अब देखो, जिस प्रकार से अपन ने यहाँ पे विशेष्य और विशेषण की बात की है, उसी प्रकार से अपन यहाँ पे अब किसकी बात करेंगे, उपमेय और उपमान की, ठीक है। इसको मिटाते हैं एक बार। अब यहाँ पे लिखो, वही नोट डाल के लिखो,
जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और इधर जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अपन विशेष और विशेषण की बात की है और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपन, उपमेय और उपमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, अब विशेष और विशेषण और उपमेय और उपमान इन दोनों पे आधारित है किसके, कर्मधारय जो समास है उसके उदाहरण। ठीक है, तो अपन एक बार इसको नोट करो, फिर अपन आएंगे उदाहरणों पे। अब पहले बात करेंगे अपन विशेष और विशेषण की। ठीक है, तो विशेष और विशेषण की अपन बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले है उदाहरण अपना महापुरुष। उदाहरण क्या लिखा अपन ने, महापुरुष। ठीक है, अब महापुरुष जो है इसका अपन क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। तो विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष। अब पुरुष कैसा है, महान है। पुरुष की क्या बताई जा रही है, यहाँ पे विशेषता बतलाई जा रही है पुरुष की, कि पुरुष कैसा है, पुरुष महान है। ठीक है, महापुरुष यानी कि पुरुष कैसा है, महान है। ठीक है, अब यहाँ पे महान जो शब्द है वो तो हो जाएगा अपना विशेषण, और किसके बारे में कहा जा रहा है, कौन महान है, पुरुष महान है। तो पुरुष क्या हो गया, विशेष, और महान क्या हो गया अपना विशेषण। ठीक है, समझ में आया। तो इसी प्रकार से अपन अगला उदाहरण है महर्षि। अगला उदाहरण है अपना महर्षि। ठीक है, अब जैसे अपन इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा महान है जो ऋषि। महर्षि का जैसे विग्रह करेंगे अपन तो विग्रह पे होगा उसका विग्रह महान है जो ऋषि, यानी कि ऋषि के बारे में कहा जा रहा है कि ऋषि कैसा है, ऋषि महान है। ठीक है, तो ऋषि क्या हो गया यहाँ पे विशेष, और यहाँ पे महान जो शब्द है तो महान क्या हो गया अपना विशेषण। यानी कि ऋषि की क्या बतलाई जा रही है, विशेषता बतलाई जा रही है कि ऋषि कैसा है, महान है। ठीक है, एक बार इसको नोट करो। एक और उदाहरण है इसका, कृष्ण सर्प।
कृष्ण सर्प। विग्रह होगा इसका काला है जो सर्प। अधिकतर ये एग्जामों में देखने को मिलता है ये वाला उदाहरण। ठीक है, तीनों जो उदाहरण लिखे हैं तीनों के तीनों ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प का जैसे अपन ने समास विग्रह करेंगे इसका, तो विग्रह हो जाएगा काला है जो सर्प, यानी कि सर्प की विशेषता बतलाई जा रही है कि सर्प कैसा है, काला है। ठीक है, तो सर्प क्या हो गया यहाँ पे विशेष, और काला जो है तो काला क्या हो जाएगा विशेषण। ठीक है, इन तीनों को नोट करो, फिर देखेंगे अपन उपमेय और उपमान के उदाहरण। ठीक है, अब बात करेंगे अपन उपमेय और उपमान के जो उदाहरण हैं उनकी। तो उपमेय और उपमान के जो उदाहरण हैं उनमें सबसे पहले आएगा एक चरण कमल। चरण कमल, ठीक है। अब चरण कमल जो है इसका जैसे अपन विग्रह करेंगे, ठीक है, जब इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा कमल के समान या कमल रूपी चरण, यानी कि चरण जो है वो किसके जैसे हैं, कमल के जैसे हैं। चरण जो है कमल के समान चरण, यानी कि कमल जो है वो तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे उपमान, और चरण क्या हो गए यहाँ पे, चरण क्या हो गए उपमेय, यानी कि चरणों को किसके समान बताया गया है, कमल के समान। किससे, जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है, चरणों की तुलना की जा रही है कि चरण कैसे हैं, जिससे तुलना की जाए, किससे की जा रही है, कमल से, कि चरण कैसे हैं, कमल के समान। तो यहाँ पे उपमेय तो क्या हो गया अपना चरण, और उपमान क्या हुआ कमल। समझ में आया। अगला है विद्या धन। विद्या धन, अब इसका जब विग्रह करेंगे अपन विद्या धन का, तो इसका विग्रह होगा विद्या रूपी धन। अब यहां पर देखो विद्या रूपी धन, यानी कि जो धन है उससे तुलना की गई है किसकी, विद्या की, यानी कि विद्या कैसी है, धन के समान है। विद्या कैसी है, जो अपना धन होता है उस धन के समान है विद्या धन, यानी विद्या धन के समान है। ठीक है, तो विद्या क्या हो गई यहाँ पे उपमेय, और धन किसके समान है, धन के समान है। उपमान क्या हो गया यहाँ पे धन। एक हो गया अपना चरण कमल और दूसरा विद्या धन। एक और उदाहरण है इसका बहुत अच्छा, वो है चंद्रमुख। क्या है, चंद्रमुख। ठीक है, अब जैसे अपन ये चंद्रमुख है इसका विग्रह करेंगे, तो इसका विग्रह होगा चंद्रमा
के समान, के समान मुख या चंद्रमा रूपी मुख, दोनों ही सही है। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख। नोट कर लिया इसको भाई, तीनों को नोट करो, ये तीनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चरण कमल, कमल के समान या फिर कमल रूपी चरण, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, विद्याधन, विद्या रूपी धन, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख या चंद्रमा रूपी मुख, यानी कि मुख कैसा है, चंद्रमा के जैसा या चंद्रमा के समान। ठीक है, ये हुआ अपना कर्मधारय समास। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें दो ही थे, एक तो विशेष और विशेषण, और दूसरा था इसमें उपमेय और उपमान। तो विशेष और विशेषण के भी अपन ने उदाहरण देख लिए, और उसके बाद में अपन ने जो उसके अगले उदाहरण हैं किसके, उपमेय और उपमान के, तो वही उदाहरण अपन ने देख लिए। ठीक है, उसके बाद में इसका जो नंबर 3 भाग है उसकी चर्चा करते हैं। आपको केवल समझना है। ठीक है, लिख लिख के और नोटबुक भरने से कुछ नहीं होगा, लिखा हुआ तो आपकी बुकों में बहुत सारा पड़ा है, सिर्फ आपको समझना है। एक बार में समझ नहीं आए, क्लास को दोबारा रिवाइज कीजिए, दोबारा से देखिए उसको, दोबारा समझ में आएगा। ठीक है, इतना बहुत इजी और आसान तरीके से अपन इसको पढ़ रहे हैं कि शायद मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कहीं पे कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, इसका जो से वाला भाग है नंबर 3, उपभेद। उपभेद नंबर 3 कौन सा है, स। तो उसमें कौन सा है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास की अगर अपन बात करें तो द्वंद्व समास में जो शब्द आते हैं, इसकी जो विशेषता है, तो सबसे पहले इसकी विशेषता में लिखेंगे अपन इस समास में एक शब्द दूसरे शब्द का विलोम होता है। एक शब्द दूसरे शब्द का क्या होता है, इसमें विलोम होता है। इसकी जो दूसरी विशेषता है, तो दूसरी विशेषता हो जाएगी इसकी इसमें दोनों पद संख्यावाची भी होते हैं। पहली जो विशेषता है इसकी वो तो है कि इसमें पहला जो शब्द है वो दूसरे का विलोम यानी कि अपोजिट जिसको अपन कहते हैं, तो वो पहला शब्द है दूसरे का विलोम होता है। ठीक है, और दूसरी इसकी विशेषता है कि इसमें द्वंद्व यानी कि दोनों ही जो शब्द हैं वो क्या होते हैं, इसमें संख्यावाची भी होते हैं। जैसे
जैसे माता पिता, माता पिता। अब यहाँ पे माता है, उसका विलोम क्या होता है? पिता। ठीक है, तो या फिर पिता है, पिता का विलोम क्या होता है? माता। एक दूसरे का विलोम है, यानी कि पहला जो है वो दूसरे का विलोम है, अपोजिट है। ठीक है, तो इसका जैसे अपन विग्रह करेंगे, इसका जैसे अपन विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा इसका माता और पिता, माता और पिता। माता और पिता। ठीक है, अगला है इसका सीता राम, यानी कि सीता और सीता और राम। ठीक है, इसी प्रकार से हो जाएगा दिन रात, दिन और रात, दिन और रात। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है इसका एक और उदाहरण है दाल और रोटी, दाल और रोटी। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये एक दूसरे का विलोम है, माता पिता, दिन और रात, तो ये तो एक दूसरे का विलोम है ही है, लेकिन विलोम के साथ साथ यहां पर जो जोड़ा होता है तो वो जोड़ा भी यहां पर आता है, यानी कि सीता का विलोम राम। ठीक है, दाल और रोटी, तो यहां पे ये जोड़ा हो गया, दाल रोटी का एक जोड़ा हो गया। तो इस प्रकार से जोड़े में भी आ सकते हैं या फिर एक दूसरे का विलोम भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से यहाँ पे जो भी शब्द आएंगे तो उनके जहाँ पे निशान लगा हुआ है बीच में, इस निशान की जगह पे अपन को क्या लिखना है? और शब्द लिखना है, यानी कि जैसे माता पिता का माता और पिता, सीता राम का सीता और राम, दिन रात का दिन और रात, दाल रोटी का दाल और रोटी। ठीक है, एक बार नोट करो इसको। ठीक है, ये हो गया इसका। अब अपन देखेंगे इसके अगले उदाहरण संख्यावाची। ठीक है, इस संख्यावाची किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे एक तो ये ध्यान रखना कि द्वंद्व समास के अंतर्गत 1 से 9 तक की संख्या नहीं आएगी, 9 तक नहीं 10 तक की संख्या भी नहीं आएगी, 1 से 10 तक की संख्या नहीं आएगी। द्वंद्व समास जो है उसमें 11 से लेके और 99 तक की संख्या आएगी, लेकिन उसमें एक तो 1 से 10 तक की संख्या नहीं आएगी और दूसरा 10 से जो भाज्य संख्या है, जिन संख्याओं में 10 का भाग जा रहा है, तो वो संख्या भी अपने इस द्वंद्व समास है, इस द्वंद्व समास के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन ने देखा पंद्रह अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब 15 लिखा है तो अपन ने इसका जैसे अपन विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो विग्रह में कैसे आएगा वो? तो विग्रह में आएगा 10 और 5।
10 और 5, यानी कि एक तो अपन ने जो 10 से विभाजित है वो बना लिया, और उसके बाद में एक ले दिया अपन ने जो उसका टुकड़ा है, जो उसका अगला भाग है वो, यानी कि 1 से और 10 तक के जो संख्या है उसमें से 100 अपन ने जो सबसे बड़ी है वो ले दिया, और 1 से 10 तक के बीच में जो आती है उसको अपन ने यहाँ पे रख ली। ठीक है, जैसे अपन ने ले लिया यहाँ पे 32, ठीक है, 32 यानी 32। ठीक है, अब 32 लिया अपन ने, तो यहाँ पे कर देंगे अपन 30 और 2, 30 और 2, यानी कि इसके टुकड़े कर दिए अपन ने। एक तो हो गया 30, और जो 1 से और 10 तक के बीच में जो संख्या आती है लास्ट की, उन संख्याओं को अपन ने इधर लिख दिया, 30 और 2। इसी प्रकार से बात करें अपन, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 54। ठीक है, 54 जो अपन ने लिख दिया यहाँ पे, ये नहीं है कि अपन ने जो लिखा वही है, कोई सी भी संख्या हो सकती है, सिर्फ 1 से 10 तक को छोड़ के और 10 से जो भाजित जो संख्या है उन संख्याओं को छोड़ करके कोई सी भी संख्या हो सकती है। 99 भी हो सकता है, ठीक है, 98 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा है 54, तो इसका हो जाएगा 50 और 4, 50 और 4। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन जो संख्यावाची हैं उनका अपन यहाँ पे समास विग्रह कर सकते हैं, और ये किस में आएगा, ये भी द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी जो शेष समास है उनको पढ़ेंगे अपन अगली वीडियो में। तब तक आप ये जो पढ़ाए हैं उन सभी को बार बार में वीडियो को आगे पीछे कर करके और देखते रहिए, और अच्छे से सिर्फ आपको समझना है, पढ़ने के लिए लिखने के लिए टाइम नहीं है। अगर लिखने के लिए बैठोगे तो आपके पास बुक है, खूब पढ़ी है, उन बुक को खोलिए, बुक को खोल के सामने वीडियो चलने दीजिए, बुक में से पढ़ते रहिए, बुक में भी देखते रहिए और साथ में वीडियो के द्वारा समझते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।